नमस्ते। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के आज के भाग में जो हम ठोस अवस्था पढ़ रहे थे अध्याय 1 में, उसमें आणविक ठोसों पर हमारी चर्चा चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने जो ध्रुवीय आणविक ठोस है उस पर हमने चर्चा कर ली थी। आज आगे बढ़ते हैं विषय पर और आशा है बहुत ध्यानपूर्वक आज सुनेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं आगे की टॉपिक्स। देखिए बच्चों, आणविक ठोस में अगला जो टॉपिक आता है वो अपना आता है अध्रुवीय ठोस का। अध्रुवीय ठोस है, उसका अर्थ है कि ऐसे दो परमाणु जिनमें किसी प्रकार की कोई विद्युत ऋणता न हो, समान हो, और जिनके अणु में साजे के इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की तरफ डाइवर्ट ना हो और मध्य में हो, तो ऐसे आणविक ठोस है वो कहलाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवणता में, जिसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें किसी एक परमाणु की विद्युत ऋणता होती है वो अधिक होती है, उसके कारण से उसमें ध्रुवणता आ जाती है। लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोस में दोनों ही परमाणु समान रूप से अपने साजे के इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र में रखते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण आज के टॉपिक्स हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आणविक ठोस के अध्रुवीय ठोस वाले भाग में क्या क्या इनकी विशेषता होती है। सबसे पहले होता है उत्कृष्ट गैस पदार्थ। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं, जिसको अपन नोबल गैसेस भी बोलते हैं, वो इस प्रकार के अध्रुवीय आणविक ठोसों को बनाने में उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। नोबल गैसेस आपको पता है पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 0 में, जिसमें जो राइट हैंड साइड में सबसे एंड वाले जो वर्ग है, 18वां वर्ग है, उस वर्ग में हम उत्कृष्ट गैसों को रखते हैं। तो इसमें हीलियम, आपकी जिनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, ये सब गैसेस हैं वो आती है। तो सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों से बनने वाले ये यौगिक होते हैं और इनके अणुओं के बीच में दुर्बल लंदन बल कार्य करता है। लंदन बल के बारे में हमने अध्याय 11 के कक्षा 11 के अध्याय नंबर 5 में इसका अध्ययन किया था। लंदन बल है वो दो अध्रुवीय अणुओं को आपस में दुर्बल भौतिक बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनमें दुर्बल लंदन बल कार्यरत होता है। दूसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक है वो न्यून होता है। आपको पता है कि गलनांक और क्वथनांक तभी उच्च होते हैं जब दो परमाणुओं के बीच, दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाले आकर्षण बल, जो कि मजबूत आकर्षण बल होता है, अगर आकर्षण बल मजबूत हुआ तो उनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। लेकिन दुर्बल लंदन बल कार्यरत होने के कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक भी न्यून होते हैं, और जिनके गलनांक और क्वथनांक न्यून होंगे वो वाष्पशील भी होंगे। उनकी वाष्प है वो बड़ी आसानी से बन जाती हैं, तो ये अति वाष्पशील होते हैं। तीसरा, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी कि अध्रुवीय ठोस है तो जिसमें ध्रुवणता नहीं आती है, तो ऐसे जो अणु होते हैं वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, और जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो वे विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। और विद्युत के कुचालक होने के कारण से ऐसे अध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होंगे। और ध्रुवीय विलायकों में विलय क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ध्रुवीय विलायक के अंदर आयंस बनते हैं और ये इस कारण से, विपरीत होने के कारण से ये एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, क्योंकि हमने एक सिद्धांत पढ़ रखा है, समान समान को घुलता है। तो ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय जो भी अणु होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय है वो अध्रुवीय में। अगला आता है, ये निम्न तापों पर ठोस होते हैं। अगर टेम्परेचर इनका लो कर दिया जाएगा तो इनको ठोस अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कमरे के ताप पर ये गैस अवस्था में होते हैं। तो कमरे के ताप पर जो भी रूम टेम्परेचर होते हैं तो ये सभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी जो अध्रुवीय अणु हैं और इनसे बनने वाली जो गैसें हैं वो निम्न ताप पर इनको ठोस में
बदला जा सकता है। तो ये हमारा आणविक ठोस में अध्रुवीय ठोस वाला पार्ट यहाँ पूरा होता है। फिर आता है बच्चों हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस का अर्थ ये है कि ऐसे परमाणु जिनकी उच्च विद्युत ऋणता हो, और उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं में हमारे पास कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड है, जितने भी यौगिक है, वे सभी हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा कैमरा आगे की तरफ लेके आना चाहूंगा, आपकी तरफ देखिए। यहां आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन। इसके ठीक बीच में यहां पर आपको ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु हैं, जैसे फ्लोरीन है, उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं, उनके ठीक बीच में जब हाइड्रोजन बंध इन दोनों को आपस में जोड़ता है तो इस प्रकार से बनने वाले जो आणविक ठोस है वो हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है। और आणविक ठोस के अंदर एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या होंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल का अणु, अमोनिया का अणु जिसको अपन NH3 बोलते हैं। फिर आता है एसिटिक एसिड CH3COH। इनमें देखिए सबके पास हाइड्रोजन मौजूद होती है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इन सब में हाइड्रोजन है, इसलिए इनके जितने भी कंपाउंड्स होंगे और यौगिक होंगे उनमें निश्चित रूप से हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। और जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए उनके गलनांक क्वथनांक भी थोड़े उच्च होते हैं। तो इनके गलनांक क्वथनांक उच्च हो सकते हैं। सामान्य ताप पर ये द्रव होते हैं, सामान्य ताप पे द्रव होते हैं। आप जानते हैं जल सामान्य ताप पे द्रवावस्था में होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी द्रवावस्था में है, और अमोनिया है, इसको भी अपन लिक्विडिफिकेशन में ला सकते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड है ये द्रवावस्था में होता है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में हम इनका प्रयोग भी करते हैं, इसलिए आप इनको भली भांति जानते हैं। निम्न ताप पर ये ठोस होते हैं, इनको निम्न तापों पे ठोस में बदला जा सकता है। आपको पता है कि जल को अगर निम्न ताप पे लेके जाए तो ये बर्फ में बदल जाते हैं। बाकी ये सारे कंपाउंड्स हैं, इनको निम्न ताप पे ठोस में बदला जा सकता है। कम वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील कब होंगे? जब इनके बीच में दुर्बल बंध होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बंध अगर हुआ तो फिर ये जो इनकी वाष्पशीलता है वो कम हो जाएगी, अर्थात ये वाष्पशील नहीं होंगे। और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक इसलिए क्योंकि जब तक इनको आप द्रवीकृत नहीं करेंगे तो ये विद्युत के कुचालक रहेंगे। लेकिन एक शब्द आ रहा है, लेकिन अगर आपने कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी आयनिक यौगिक इस प्रकार के द्रवों में डाल दिया है और उसके बाद अगर आप विद्युत का प्रवाह करते हैं तो विद्युत का चालन हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोराइड है वो धनायन और ऋणायन बनाते हैं, और धनायन और ऋणायन अगर बनाएंगे तो ये इस प्रकार के विलायकों में डालने पर विद्युत का चालन कर पाएंगे। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। फिर आते हैं हम आयनिक ठोस पे। आयनिक ठोस अति महत्वपूर्ण एक स्टेप है यहाँ पे। तो आयनिक ठोसों के नाम से ही पता चलता है, आयनिक शब्द आ गया। आयनिक, आयनिक का मतलब है कि ऐसे सभी यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट, ये तीनों एग्जांपल्स हैं वो आयनिक ठोस को यहाँ पर परिलक्षित करते हैं। तो आयनिक ठोस जहां कहीं पे भी आ गए तो एक बात क्लियर हो जाती है कि इनकी जो संरचना होती है वो ज्यामिति होती है, वो एक क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलीय संरचना होती है। और जिनकी क्रिस्टलीय संरचना होगी ऐसे आयनिक ठोस की प्रकृति होगी वो भंगुर प्रकृति होगी। तो ठोस तो होंगे लेकिन प्रकृति भंगुर। भंगुर जानते हो ना, अगर चोट करने पर अगर इसके क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो वो प्रकृति कहलाती है भंगुर प्रकृति। तो आयनिक ठोस
प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, इसका मतलब उनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होंगे, उच्च होंगे। अर्थात प्रबल बंध जिनके कंपाउंड्स के बीच में होगा उनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। ये आप कक्षा 11 में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। क्योंकि आयनिक शब्द आ गया, इसका मतलब ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, अर्थात जल में ये घुल सकते हैं। और लेकिन अगर ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था है, अगर आप इसमें विद्युत का चालन करना चाहोगे तो नहीं होगा, परंतु इसी आयनिक ठोस को आपने किसी ध्रुवीय विलायक में घोल दिया है तो फिर विद्युत का चालन होगा, क्योंकि ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। फिर आता है बच्चों धात्विक ठोस। धात्विक ठोस है इस प्रकार के ठोस जिनमें जो ठोस बनता है वो किसी एक ही धातु के परमाणुओं से मिलकर बनता है, और इस प्रकार के इस ठोस को अपन कैनाल के नाम से जानते हैं। तो धात्विक कैनाल होती है जैसे लोहे का टुकड़ा, लोहे के टुकड़े के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो केवल और केवल आयरन के होते हैं, और इस प्रकार के ठोस में अगर आप विद्युत का चालन करोगे तो वो विद्युत का चालन करेंगे, क्योंकि आयरन होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, इसलिए वो पूरे ठोस में एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बना देता है, जिससे आप अगर विद्युत का उसमें प्रवाह करेंगे तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विद्युत का चालन होता है। फिर आता है बच्चों सबसे एंड में सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। कौन सा आता है, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। इसके एग्जांपल्स है हीरा और ग्रेफाइट। और हीरा और ग्रेफाइट के नाम से आते ही हमें एक चीज ध्यान में आ जाती है कि इन सभी कंपाउंड्स में जो कंपाउंड्स अपन लेते हैं वो अधातु अर्थात कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। और आप जानते हैं कार्बन से बने हुए अधातु वाले कंपाउंड्स में सबसे पहले आता है हीरा, जो कि चतुष्फलकीय संरचना होती है, जिसमें केंद्रीय परमाणु होते हैं, उनकी चारों वैलेंसियां अन्य कार्बन परमाणुओं से सेटिस्फाइड होती है। और इस प्रकार से इसका ये जो कार्बन होता है वो sp3 संकृत होता है। sp3 संकृत क्यों होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन अन्य कार्बनों के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और सिग्मा बॉन्डों की संख्या आप स्वयं ही देख लीजिए 1 2 3 4, और जिनकी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है तो वो किस प्रकार का संकरण दर्शाएगा, sp3 संकरण। तो सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में हीरा है वो नेटवर्क ठोस का एग्जांपल्स होता है। और इसमें दूसरा एग्जांपल्स आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में केवल कार्बन की 3 वैलेंसियां सेटिस्फाइड होती है, बाकी चौथी वैलेंसी होती है वो फ्री होती है, और चौथी वैलेंसी फ्री होने के कारण से ये अधात्विक सहसंयोजक ठोस होने के बावजूद इसमें विद्युत का चालन हो पाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ठोस अवस्था में हमने आणविक ठोस के सभी भाग कर लिए, उसके अलावा आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस के बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोसों।